हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा वानखेड़े और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका थर्ड यूनिट है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शंस। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली थर्ड यूनिट स्टार्ट किया है। इसके पीछे रीजन है कि आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है ये रिलेटेड है आपके स्टील स्ट्रक्चर के, और जो आपके रिमेनिंग फोर्थ यूनिट है वो रिलेटेड है आपके आरसीसी स्ट्रक्चर के। आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो थ्योरेटिकल है और इजी है, और जो आपका सेकंड जो यूनिट है वो बेस करता है आपके फर्स्ट यूनिट पे, और जो आपका जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड जो सिक्स यूनिट है यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी दिखाई देगा और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका जो थर्ड यूनिट है ये स्टार्ट किया है, और जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है हम आरसीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमारा जो पिछला वीडियो था उसको मैं रिवाइज करता हूँ। तो हमने उसमें क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, एनी अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स और अ कंपोनेंट दैट कैन ट्रांसफर द लोड टू इट्स सपोर्ट सेफली। मैं उसको क्या कह रहा था, स्ट्रक्चर कह रहा था। मतलब ऐसी अरेंजमेंट जो क्या करती हो, वो उस पर किसी मेंबर पर आने वाला जो लोड होता है उस लोड को वो ट्रांसफर करती है किसको, सपोर्ट को। तो मैं उसको उस अरेंजमेंट को क्या कहता हूँ, स्ट्रक्चर कहता हूँ। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद देखा हमने कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर हुज मैक्सिमम कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ अ स्टील। अगर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके मैक्सिमम जो कंपोनेंट हो अगर वो स्टील से बने होते हैं तो मैं उसको क्या कहता हूं, मैं स्टील स्ट्रक्चर कहता हूं। और आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके मैक्सिमम कंपोनेंट अगर आरसीसी से बने होते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से बने होते हैं, तो मैं उसको कहता हूं आरसीसी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा कि एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस करना मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस क्या था, फाइंडिंग द इंटरनल फोर्सेस सच एज shear force, bending moment, reaction force, twisting moment based on load coming on that member। लोड के कारण किसी मेंबर में कितनी रिएक्शंस, कितना शेयर फोर्स, कितनी बेंडिंग मोमेंट डेवलप होती है, मैं उसको कह रहा था एनालिसिस। तो वो हुआ आपका एनालिसिस। एनालिसिस के बाद हम जाते हैं डिजाइन की ओर। तो डिजाइन क्या कहती है, डिजाइन कहती है हमें अगर मैं किसी मेंबर की अगर साइज, शेप, उसमें कितना स्टील डालना चाहिए, नंबर ऑफ बार्स कितने डालने चाहिए, उस बार का डाया क्या होना चाहिए, अगर ये मैं डिसाइड करता हूं बेस्ड ऑन द लोड कमिंग ऑन दैट मेंबर, तो मैं उसको कहता हूं डिजाइन। तो यहां तक हमने देखा था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो थर्ड यूनिट है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। यहाँ पे मैंने एनालिसिस देख लिया, मैंने डिजाइन देख लिया। अब एक वर्ड और आता है, वो है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन किसे कहते हैं, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट से। तो यहाँ पे जो आपका कंक्रीट है, तो कंक्रीट की डेफिनेशन क्या बताती है हमें, कंक्रीट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का अगर मैं मिक्सचर लेता हूं तो उसी मिक्सचर को मैं क्या कहता हूं, मैं कंक्रीट कहता हूं। तो कंक्रीट क्या है, कंक्रीट इज द मिक्सचर, कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड प्लस एग्रीगेट एंड वाटर। इस मिक्सचर को मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं कंक्रीट कह रहा हूं। एग्रीगेट क्या होता है, ये क्रस्ड स्टोन होता है, वो हुआ आपका एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड तो आपको पता ही है। तो इनका जो मिक्सचर है मैं उसे क्या कह रहा हूं, मैं उसे कंक्रीट कह रहा हूं। अब सेकंड टर्म जो है आपकी पीसीसी। पीसीसी जानने से पहले हम जानेंगे कि क्या है आपका आरसीसी। तो आरसीसी क्या है, आरसीसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या है, ये ऐसा कंक्रीट है जिसमें हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं किसी कंक्रीट में अगर स्टील प्रोवाइड करता हूं, स्टील प्लेस करता हूं, तो उस कंक्रीट को मैं क्या कहता हूं, मैं उसे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहता हूं, मैं उसे आरसीसी कहता हूं। मतलब कंक्रीट इन विच स्टील इज
प्रोवाइडेड, अगर मैं किसी कंक्रीट में स्टील प्रोवाइड करता हूं, प्लेस करता हूं, तो मैं उसको क्या कहता हूं, मैं उसको कहता हूं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब यहां पे बात आती है कि मैंने क्या किया, मैंने कंक्रीट में स्टील डाला, तो यहां पे कंक्रीट में स्टील क्यों प्रोवाइड किया जाता है, व्हाई वी प्रोवाइड द स्टील इन कंक्रीट, क्या जरूरत पड़ी हमें कंक्रीट में स्टील डालने की, क्या आपका कंक्रीट सेक्शन वो सफिशिएंट नहीं था लोड कैरी करने के लिए, तो यहां पे स्टील की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये हम यहां पे देखेंगे। तो यहां पे अगर मुझे जानना है कि स्टील हमने यहां पे क्यों प्रोवाइड किया, तो मुझे कंसेप्ट लगेगी सॉम की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम मॉस भी कहते हैं। तो मॉस में आपने देखा होगा कि टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स क्या होता है और आपका कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, हम अब सॉम में जाएंगे। तो यहां पे सॉम में आपने क्या देखा, आपका जो टेंसाइल फोर्स है वो क्या होता है, टेंसाइल फोर्स, और एक है कंप्रेसिव फोर्स। यहां पे टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टेंसाइल का मतलब होता है, मीनिंग होता है खींचना, क्या होता है, खींचना। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, खींचना। तो ऐसा फोर्स अगर वो किसी बॉडी को खींच रहा है तो मैं उसको टेंसाइल फोर्स कहता हूं। टेंसाइल फोर्स मतलब समझो ये आपका मार्कर है, आपका पेन है, अगर इसको मैं खींच रहा हूं, अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये जो खींचने वाला फोर्स होगा ना, इस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं टेंसाइल फोर्स, खींचने वाला फोर्स। तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स का मतलब हुआ खींचने वाला फोर्स। अगर मेरे हाथ में क्या है, समझो रबर है, और इस रबर पर मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं खींचने वाला फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो होगा क्या, ये जो आपका रबर है ना, इस रबर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, वहां पे इलोंगेशन आपको दिखाई देगा। इलोंगेशन मतलब लेंथ बढ़ना। तो आपको जैसे ही मैं इस रबर पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, किसी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, तो उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो हमें इससे ये समझ में आता है टेंसाइल फोर्स के कारण होता क्या है, टेंसाइल फोर्स के कारण किसी मेंबर की क्या होती है, लेंथ बढ़ती है, लेंथ इंक्रीज होती है। किसके कारण, टेंसाइल फोर्स के कारण। अब इसके अपोजिट वर्क करता है आपका कंप्रेसिव फोर्स, मतलब अगर ये खींच रहा होगा तो ये क्या करेगा, दबाने का काम करेगा। तो आपके कंप्रेसिव का अर्थ यही होता है कि ये क्या करता है, कंप्रेसिव मतलब दबाना। तो यहां पे अगर ऐसा फोर्स वो किसी बॉडी को क्या कर रहा हो, कंप्रेस कर रहा हो, दबा रहा हो, तो उस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, उस फोर्स को मैं कंप्रेसिव फोर्स कहता हूं। अब सेम एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा रबर। अगर मैं रबर पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करता हूं, अगर मैं इसको दबाता हूं, तो होगा क्या, यहां पे लेंथ बढ़ेगी या रिड्यूस होगी। डेफिनेटली अगर मैं किसी बॉडी को दबा रहा हूं तो उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो मुझे यह पता चलता है कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण मेंबर की लेंथ क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है। तो यहां पे इसके कारण लेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये बात आप अच्छे से याद रखिए, टेंसाइल फोर्स के कारण लेंथ बढ़ती है, कंप्रेशन लगाता हूं तो लेंथ कम होती है। तो ये बात तो आपको समझ में आई। अब एक और चीज आपने सॉम में सीखी होगी, वो है आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस आप बताएंगे मुझे कि स्ट्रेस होगा सर, स्ट्रेस है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या फोर्स पर यूनिट एरिया को मैं प्रेशर भी कह सकता हूं, डेफिनेटली कह सकता हूं। फिर प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिस्टेंस क्या है, यहां पे स्ट्रेस हम किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस प्रैक्टिकली होता क्या है, क्या फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस है या फिर प्रैक्टिकली और कुछ कंसेप्ट है आपका स्ट्रेस। तो यही जानेंगे हम आज कि स्ट्रेस होता क्या है। यहां पे मैंने क्या किया था, इस बॉडी पर मैंने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स के कारण हो क्या रहा है, लेंथ बढ़ रही है, मुझे पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को, ये मार्कर कंसीडर करता हूं, अगर इसे मैं खींचने की कोशिश यहाँ पे अब कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं मैं यहाँ पे टेंसाइल फोर्स, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या लेंथ बढ़ रही है,
नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई तो एनर्जी है जो इसे रोक रही है, इस लिंक को बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। कोई तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला फोर्स। रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, रोकने वाला फोर्स। तो यहाँ पे इस लिंक को बढ़ने के लिए रोकने वाला रेजिस्टेंस अंदर डेवलप हो रहा है। वही रेजिस्टेंस क्या होता है, वही रेजिस्टेंस आपका स्ट्रेस होता है। जो फोर्स के कारण जो चेंजेस होने वाले हैं, फोर्स के कारण जो लेंथ बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है, उसको रोकने का काम जो करता है वो आपका स्ट्रेस होता है। इसीलिए स्ट्रेस की डेफिनेशन जो होती है एक्चुअल में वो ये होती है कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ, अगर समझो इस बॉडी को मैं खींच रहा हूं, खींचने के बाद हुआ क्या, ये इलोंगेट नहीं हो रहा है, मतलब इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, मतलब अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। वो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उस इलोंगेशन को रोक रहा है। तो अगर मैं इस बॉडी को कट करता हूं तो कट करने के बाद मुझे इस तरह से कुछ क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। ये सेक्शन समझो आपको ये एरिया दिखाई दिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया पर कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो मैं उसको कहूंगा स्ट्रेस। तो ये हुआ आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हुआ कि रोकने वाला फोर्स हुआ, इलोंगेशन को रोकने वाला, चेंजेस को रोकने वाला फोर्स, डिफॉर्मेशन को रोकने वाला। अगर कोई रेजिस्टेंस अंदर डेवलप होता है बॉडी में, उस रेजिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, स्ट्रेस कहता हूं। अब यहां पे टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स, जब मैं किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाता हूं तो अगर इस बॉडी में इलोंगेशन नहीं हो रहा है, लेंथ नहीं बढ़ रही है, मतलब वहां पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो वो जो स्ट्रेस होगा वो होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब अगर लेंथ को बढ़ने से रोकने वाला कोई अगर स्ट्रेस डेवलप होता है तो उस स्ट्रेस को मैं क्या कहता हूं, टेंसाइल स्ट्रेस कहता हूं। या फिर शॉर्ट में ये कहूंगा मैं कि टेंसाइल फोर्स के कारण जनरेट होने वाला जो स्ट्रेस होता है वो होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल फोर्स के कारण जो जनरेट होता है वो होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस ये क्या करेगा, स्ट्रेस, ये लिंक को बढ़ने से रोकेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अब सिमिलरली यहां पे कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो जनरेट होगा वो आपका क्या होगा, राइट, वो क्या होगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या होगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करेगा, मुझे पता है स्ट्रेस क्या करता है, रोकने का काम करता है। अब ये क्या करेगा, ये जो लेंथ यहाँ पे रिड्यूस हो रही थी ना, वो रिडक्शन होने ही नहीं देगा। समझो मैं इस मार्कर को यहाँ पे अब कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मार्कर अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है ना, तो वो किसकी वजह से, इस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चली कि टेंसाइल फोर्स के कारण टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर ये स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर किसी बॉडी में जनरेट होते हैं तो इन्हें रोकने के लिए हमें कोई मटेरियल चाहिए होता है। ऐसा मटेरियल जो टेंशन में स्ट्रांग हो, वो टेंसाइल स्ट्रेस को रोक पाएगा। अगर ऐसा मटेरियल जो कंप्रेशन में स्ट्रांग हो तो वो कंप्रेसिव फोर्स या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस को रोक पाएगा, कैरी कर पाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी करने के लिए हमारे पास एक मटेरियल होता है, वो है आपका डक्टाइल मटेरियल। मतलब टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी करने की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, वो होती है आपके डक्टाइल मटेरियल में। किस में होती है, डक्टाइल मटेरियल में। टेंसाइल फोर्स को कैरी करने की ताकत, टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी करने की ताकत होती है आपके डक्टाइल मटेरियल में। और कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैरी करने की ताकत होती है ब्रिटल मटेरियल में। ब्रिटल मटेरियल में किसमें होती है, ब्रिटल मटेरियल में। टेंसाइल स्ट्रेस को डक्टाइल मटेरियल कैरी करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को ब्रिटल मटेरियल कैरी करता है। अब यहां पे डक्टाइल मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल क्या है, ये हम एग्जांपल से जानेंगे। अब डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल है आपका गोल्ड। क्या है, गोल्ड डक्टाइल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है चौक। क्या है, चौक। तो यहां पे हम क्या करेंगे, गोल्ड को
समझेंगे और उसके बाद डक्टाइल मटेरियल की डेफिनेशन देखेंगे। तो गोल्ड आप सभी ने देखा होगा, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। तो मुझे ये पता चलता है अगर मुझे ज्वेलरी बनानी हो तो गोल्ड पर मुझे फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, इसका डायमेंशन चेंज हो जाता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये पत्थर की तरह होता, अगर इसमें चेंजेस ना आते तो क्या इससे हम ज्वेलरी बना पाते? नहीं बना पाते। ज्वेलरी बना पा रहे हैं मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसमें क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, डिफॉर्मेशन आ जाता है, इसका शेप साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है डक्टाइल मटेरियल की डेफिनेशन। फिर क्या हुआ, ऐसा मटेरियल अगर जिस पर मैं क्या करूं, फोर्स अप्लाई करूं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। डिफॉर्मेशन मतलब चेंजेस आना, साइज शेप चेंज होना। तो ऐसा मटेरियल उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें चेंजेस आ जाते हैं बिफोर दी फेल्यूर। वो मटेरियल फेल होने से पहले उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको कहूंगा डक्टाइल मटेरियल। ये हुआ आपका डक्टाइल मटेरियल। इसका और एक एग्जांपल है आपका स्टील। क्या है, स्टील भी आपका डक्टाइल मटेरियल है। अगर मैं स्टील पर भी फोर्स अप्लाई करूं तो वो बिफोर द फेल्यूर कुछ डिफॉर्मेशन शो करता है, कुछ चेंजेस शो करता है, तो इसलिए वो हो गया आपका डक्टाइल मटेरियल। अब उसके बाद मैं देखूंगा कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। तो ब्रिटल मटेरियल का है एग्जांपल चॉक। अब चॉक से जानेंगे कि ब्रिटल मटेरियल की डेफिनेशन क्या है। तो चॉक आप सभी ने देखा है। अब ये समझो आपका चॉक है और मैं क्या कर रहा हूं, समझो इस चौक को मैं यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूं या फिर खींच रहा हूं, तो होगा क्या, ये इस तरह से ये चौक जो है ब्रेक होगा। तो यहाँ पे कहीं पे इसके डायमेंशन चेंज हुए, कहीं पे इसका साइज या फिर शेप, इसमें डिफॉर्मेशन आया, नहीं आया। ये जो चौक है जैसे ही आपने इसको टिल्ट किया ये ब्रेक हो गया। मतलब बिफोर दी फेल्यूर ये क्या, ये डायमेंशन चेंज नहीं करता या फिर ये डिफॉर्मेशन शो नहीं करता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रिटल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है अगर उस पर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो वो क्या होता है, डायरेक्टली फेल हो जाता है विदाउट शोइंग एनी डिफॉर्मेशन। बिना डिफॉर्मेशन शो किए ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली फेल हो जाता है। उस मटेरियल को मैं क्या कहता हूं, ब्रिटल मटेरियल। तो इसका और एक एग्जांपल क्या है, आपका कंक्रीट। कंक्रीट जो है ये ब्रिटल मटेरियल है। ये अच्छे से याद रखिए, स्टील और कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल, स्टील आपका है डक्टाइल मटेरियल। अब यहां पे हम देखते हैं जो आपका जो स्टील है, ये स्टील है डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल मटेरियल स्ट्रांग होता है टेंशन में, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस को वो कैरी कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डक्टाइल मटेरियल टेंशन में स्ट्रांग है मतलब आपका जो स्टील है, आपका जो ये स्टील है, ये स्टील भी क्या हुआ, स्टील भी क्या हुआ, टेंशन में स्ट्रांग हुआ, टेंशन में स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग इन अ टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। मतलब ये जो स्टील होगा आपका वो टेंसाइल स्ट्रेस कैरी करने में क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। कौन, आपका स्टील। उसी तरह जो आपका कंक्रीट है, ये जो कंक्रीट है ब्रिटल मटेरियल होने के कारण ये कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस को ये अच्छे से कैरी कर पाएगा। जो आपका कंक्रीट होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस को ये अच्छे से कैरी कर पाएगा, तो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। अब मैं बात करूंगा यहां पे, समझो आपका चौक है, इस चौक पर मैंने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स। जैसे ही मैं इस चौक को खींचता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो चौक है इजीली ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही मैं इस चौक को खींचता हूं तो ये इजीली ब्रेक हो रहा है, मतलब मैंने फोर्स कौन सा लगाया था यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स के कारण जनरेट होता है टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ये जो चौक है, ये जो ब्रिटल मटेरियल है चौक, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो आपका चौक है या फिर जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंशन में वीक होता है, मतलब वो टेंसाइल फोर्स को कैरी नहीं कर पाता है। अगर मैं इस पर क्या लगाता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूँ, चौक पर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाए, उसे आप दबाइए, तो होगा क्या, जितना इजीली वो टेंशन में फेल हुआ, टेंशन के कारण फेल हुआ, उतना इजीली वो कंप्रेशन के कारण फेल नहीं होगा, फेल होगा। लेकिन जितना इजीली टेंशन के कारण हुआ उतना इजीली ये
आपके कंप्रेशन के कारण नहीं होगा। इससे मुझे यह पता चलता है कि जो आपका कंक्रीट होता है वो वीक होता है इन अ टेंशन। मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर किसी मेंबर में जनरेट हो रहे होंगे तो कंक्रीट जो होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी ही नहीं कर पाएगा, ये फेल हो जाएगा। अगर वहां पे टेंशन लगता हो, वहां पे टेंसाइल फोर्स लगता हो, तो ये कंक्रीट जो है आपका फेल हो जाएगा। ये अच्छे से याद रखिए कि आपका जो कंक्रीट है कंप्रेशन में स्ट्रांग है, लेकिन किसमें, टेंशन में वीक है। कंप्रेसिव फोर्स को तो कैरी कर पाता है, लेकिन टेंशन फोर्स को वो कैरी नहीं कर पाता। और ये जो आपका स्टील है ये टेंसाइल फोर्स को कैरी कर पाता है, जो कि कंक्रीट नहीं कर पाता। ये आप याद रखिए। इससे हमारी जो कंसेप्ट है वो जुड़ती है। हमारी कंसेप्ट क्या थी कि हम स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो यही हम अब देखने वाले हैं कि हम स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो समझो ये आपका बीम है और इसमें है कंक्रीट। क्या है, कंक्रीट। और इस पर मैंने लगा दिया W लोड। क्या लगा दिया, W लोड लगा दिया। लोड के कारण होगा क्या, ये जो बीम है, बीम हो जाएगा बेंड। तो बेंड किस तरह से होगा, ये बेंड इस तरह से होगा आपका बीम। इस तरह से आपका बीम क्या होगा, बेंड होगा। ये बीम आपका बेंड हुआ यहां पे। अब यहां पे एक बात नोटिस कीजिए, जो आपकी बॉटम एज है बीम की, यहां पे बेंडिंग के कारण क्या हुई, इलोंगेट हुई, मतलब इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई। अब मुझे ये पता है कि जहां पे लेंथ बढ़ती है वहां पे कौन सा फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स होता है। और टेंसाइल फोर्स के कारण कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो मुझे ये बात पता चलती है, अगर यहाँ पे अगर लेंथ बढ़ रही है मतलब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, उसके कारण जो जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस। ये टेंसाइल स्ट्रेसेस है, ये क्या कर रहे हैं, इस मेंबर को एट द बॉटम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। खींचने के कारण लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब मुझे ये पता चलता है कि एट द बॉटम टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस। और जो आपकी अपर एज है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये इसकी जो लेंथ है अपर एज की, वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है मतलब लेंथ कम हुई है। लेंथ कम किसके कारण होती है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण होती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, दबाने वाला फोर्स लग रहा है, तभी तो लेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होते हैं। कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को यहाँ पे अपर साइड को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो ये बात मुझे पता चली कि अपर साइड को क्या हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हुए। अब बात आती है यहाँ पे कंक्रीट की। तो मुझे पता है कि जो कंक्रीट होता है आपका वो स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, यानी कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी कर पाता है। यहाँ पे अपर साइड में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, तो आपका कंक्रीट तो उसमें स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी कर पाएगा। यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो स्ट्रांग है। लेकिन जब नीचे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, बेंडिंग के कारण नीचे क्या हो रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। लेकिन मुझे यह तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो आपका कंक्रीट है वो वीक है टेंशन में। अगर वो वीक टेंशन में है मतलब वो टेंसाइल स्ट्रेस तो कैरी ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आते हैं, आपका कंक्रीट इसे कैरी नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे हमें क्रैक दिखाई देते हैं। क्या, क्रैक दिखाई देते हैं। मतलब ये अगर इसको खींच रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रैक्स आएंगे, और ये क्रैक्स अगर बढ़ जाते हैं तो हमें मेंबर का फेल्योर माना जाता है। ये जो मेंबर है आपका समझो फेल हुआ। अगर मेंबर फेल हुआ तो क्या आपका जो स्ट्रक्चर है हो सकता है वो डैमेज हो जाए। तो इसीलिए अगर ये कंक्रीट अगर टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी नहीं कर पा रहा है तो मेरी नजर पड़ती है स्टील पे। जो आपका स्टील है वो तो स्ट्रांग है ना टेंशन में।
अगर वो टेंशन में स्ट्रांग है, यहाँ पे टेंशन में स्ट्रांग होने के कारण वो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी कर पाता है। इसलिए यही फिनोमेना यहाँ पे जनरेट होता है स्टील का यूज करने का। मतलब जब मुझे पता चला कि नीचे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं लेकिन कंक्रीट तो उसमें फेल हो रहा है, लेकिन स्टील तो जो है वो स्ट्रांग है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है स्टील डाल दिया। क्या कर दिया, स्टील डाल दिया। अब जैसे ही बेंडिंग होंगी, जैसे ही नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, तो ये स्टील क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। तो जो ये यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं ना, तो वो नहीं होंगे। जो फेल्योर हो रहा है ना मेंबर का, तो वो नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी करने के लिए हम मेंबर में स्टील डालते हैं। ये जो पूरा महाभारत हमने देखा ना, ये इसीलिए था कि हमने स्टील क्यों प्रोवाइड किया। हमें पता था कि स्टील स्ट्रांग होता है टेंशन में, लेकिन कंक्रीट तो उसमें वीक होता है। तो अगर मेंबर में बेंडिंग आ रही है तो वहां पे जनरेट होंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है नीचे। तो उस टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी करने के लिए हमें कोई मटेरियल लगेगा, तो हमने चूज किया आपका स्टील। तो स्टील क्या करता है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी करता है। अब हम जाएंगे कि आपकी जो डेफिनेशन है आरसीसी की, प्रॉपर डेफिनेशन, वो क्या है जानेंगे। Concrete in which steel bar is used to increase its tensile strength। अगर कंक्रीट में स्टील बार में अगर यूज कर रहा हूं किसी लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो मैं उसको कहता हूं आरसीसी। मतलब अगर मैं किसी कंक्रीट में स्टील डाल रहा हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा उसको रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स का जो मीनिंग होता है वो होता है, रेनफोर्स का जो मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत। क्या होता है, ताकत। तो रेनफोर्स का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो है, जो स्टील है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, इसीलिए इसे नाम दिया गया रेनफोर्स्ड। जो स्टील है आपका वो ताकत दे रहा है, टेंसाइल ताकत दे रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा है, इसी स्ट्रेंथ से नाम पड़ा यहाँ पे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसीलिए इसे रेनफोर्स्ड मतलब ताकत बढ़ाने वाला फोर्स हम इसे कह रहे हैं, या फिर ताकत बढ़ाने वाला मटेरियल जो है आपका स्टील, इसी से इसका नाम पड़ा यहाँ पे रेनफोर्स्ड। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि रेनफोर्स्ड यानी कि ताकत कौन बढ़ा रहा है, ताकत बढ़ा रहा है आपका स्टील। ताकत बढ़ा रहा है मतलब रेनफोर्स्ड कर रहा है, इसी से स्टील का और एक नाम आरसीसी में पड़ा, वो है रेनफोर्समेंट। क्या है, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे स्टील को और एक नाम से जाना जाता है, वो है आपका रेनफोर्समेंट। क्यों पड़ा, क्योंकि वो रेनफोर्स कर रहा है, मतलब ताकत दे रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा रेनफोर्समेंट। हम आरसीसी में स्टील की जगह पे रेनफोर्समेंट ये वर्ड यूज कर सकते हैं और करते भी है। स्टील की जगह हम क्या यूज करते हैं, रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब है पीसीसी। क्या होता है, पीसीसी है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब पीसीसी क्या है, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब प्लेन मतलब कुछ भी नहीं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे स्टील ऐड किया, अगर मैं कंक्रीट में कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूं, अगर उसे मैं प्लेन रख रहा हूं, तो मैं उसे कहूंगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या कहूंगा मैं इसे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब कंक्रीट में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, कंक्रीट जैसा ही वैसा रखो, तो वो होगा आपका पीसीसी। अब ये हुआ आपका कंक्रीट, पीसीसी एंड आरसीसी। अब हम देखने वाले हैं कि जो फंक्शन है स्टील का, द फंक्शन ऑफ द स्टील इन आरसीसी, वो हम आगे देखेंगे। अगर किसी को लिखना है या तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या फिर पॉज करके लिख लीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। मतलब ये हम रेनफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टील है। मैंने बताया आपको कि स्टील को ही क्या कहा जाता है, रेनफोर्समेंट कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड हो सकता है द फंक्शन ऑफ स्टील इन आरसीसी, या फिर फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। तो स्टील का या फिर रेनफोर्समेंट का आरसीसी में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या काम करेगा आपका स्टील इन द कंक्रीट,
ये हमें अब देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो महाभारत देखा उससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका स्टील है, जो आपका रेनफोर्समेंट है, वो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी करता है। तो यही रेनफोर्समेंट का फर्स्ट फंक्शन हुआ, क्या, टू रेजिस्ट दी टेंसाइल स्ट्रेसेस, टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने का काम आपका रेनफोर्समेंट करता है, इसलिए तो हम स्टील कंक्रीट में डालते हैं। अब और क्या फंक्शन है रेनफोर्समेंट के, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेंडिंग हो रही थी, किसकी, बीम की। यहाँ पे बीम था आपका, और अगर मैं उस पर लोड लगा रहा था तो यहाँ पे क्या हो रही थी, बेंडिंग हो रही थी। हमें पता है अगर कहीं पे टेंसाइल फोर्स लगता है तो क्या जनरेट होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस। अगर कहीं पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो क्या जनरेट होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। उसी तरह ये अगर कहीं पे बेंडिंग आ जाती है तो वहां पे जनरेट होते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग के कारण क्या जनरेट होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस। मतलब यहाँ पे बेंडिंग हो रही है तो बेंडिंग के कारण क्या होंगे, बेंडिंग के कारण होंगे जनरेट बेंडिंग स्ट्रेसेस। क्या जनरेट होंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो यही बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने का काम भी आपका स्टील करता है। जो बेंडिंग के कारण स्ट्रेस जनरेट होते हैं वो होते हैं आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो उनको कैरी करने का, उनको रेजिस्ट करने का काम भी आपके रेनफोर्समेंट करते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या हुआ, टू रेजिस्ट दी बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और क्या फंक्शन है, अब ये आपका बीम बेंड हुआ। अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे कॉलम का, समझो ये आपका कॉलम है। अब कॉलम है तो इस पर बीम का कुछ इस तरह से लोड आएगा, स्लैब का इस तरह से लोड आएगा W। तो ये लोड क्या कर रहा है, ये लोड क्या कर रहा है, इस कॉलम को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, दबा रहा है, खींच नहीं रहा। खींच रहा होता तो इस तरह से दिखाई देता। तो ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने से होगा क्या, कंप्रेस करने से होगा क्या, समझो ये स्टील रॉड है, समझो इसका जो डाया है वो है 6 mm और इसकी जो लेंथ है समझो 2 मीटर। अगर मैं इसको क्या करूं, मैं अगर इस पर कंप्रेशन लगाता हूं, कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं इस तरह से, तो क्या होगा, इसे जैसे ही मैं इस पर कंप्रेशन लगाता हूं तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से वो बेंड हो जाएगा। समझो ये आपका क्या है, आपका रॉड है, इस पर मैंने लगा दिया कंप्रेशन फोर्स, तो ये इस तरह से क्या होगा, बेंड होगा। तो सेम यहाँ पे जो आपका कॉलम है, इस लोड के कारण क्या होता है, इस लोड के कारण ये भी इस तरह से क्या होता है, बेंड होता है, इस तरह से बेंड होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर एक बात याद रखिए, अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर में कहीं पे मेंबर बेंड हो जाता है तो मैं उसको बेंडिंग कहता हूँ। क्या कहता हूं, अगर कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर, आपका बीम हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल मेंबर अगर बेंड होता है तो मैं उसको बेंडिंग कहता हूं। लेकिन अगर कोई वर्टिकल मेंबर, जैसे कि आपका कॉलम वर्टिकल मेंबर है, अगर वर्टिकल मेंबर बेंड होता है तो उसको मैं क्या कहता हूं, मैं बकलिंग कहता हूं। क्या कहता हूं मैं उसको, मैं बकलिंग कहता हूं। तो ये यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है ना, ये जो बेंड हो रहा है, लेकिन वर्टिकल होने के कारण मैं इसे क्या कहूंगा, बकलिंग, बकलिंग कहूंगा। मतलब ये भी एक तरह की बेंडिंग ही है, लेकिन अगर वर्टिकल मेंबर बेंड होता है तो उसे टेक्निकली बकलिंग कहा जाता है। तो बकलिंग जैसे बेंडिंग के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हुए, उसी तरह बकलिंग के कारण क्या होंगे, बकलिंग स्ट्रेसेस, बकलिंग स्ट्रेसेस। तो इन्हीं बकलिंग स्ट्रेसेस को कैरी करने के लिए, इन्हीं बकलिंग स्ट्रेसेस को कैरी करने के लिए कॉलम में इस तरह से हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होते हैं। तो एक फंक्शन हुआ किसका, रेनफोर्समेंट का, टू रजिस्ट क्या, द बेंडिंग, सॉरी बकलिंग स्ट्रेसेस, बकलिंग स्ट्रेसेस। और एक बात यहाँ पे हमने
जो महाभारत देखा उसमें क्या देखा था, जो आपका स्टील था वो स्ट्रांग था किसमें, टेंशन में। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो वीक होता है कंप्रेशन में, ये मैंने नहीं कहा। इसका मतलब जो आपका स्टील होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी कैरी कर पाता है, लेकिन जितना टेंसाइल स्ट्रेस को वो कैरी कर पाता है उसी तरह वो कंप्रेशन स्ट्रेसेस जो होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो होते हैं उनको भी कैरी कर पाता है। मतलब अगर इस लोड के कारण, अब ये यहाँ पे W कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेस के कारण होगा क्या, कॉलम में आएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या आएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो उन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी करने का काम भी आपके स्टील करते हैं। क्या, टू रेजिस्ट द बकलिंग स्ट्रेसेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन केस ऑफ कॉलम। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, बकलिंग स्ट्रेसेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो ये हुआ आपका थर्ड फंक्शन। अब फोर्थ फंक्शन क्या है यहाँ पे, जैसे कि किसी बॉडी पर शेयर फोर्स अगर लगता है, शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर का मीनिंग होता है कट करना। शेयर का मतलब होता है दो टुकड़ों में डिवाइड करना। मतलब इस तरह से अगर कोई फोर्स लगता है, कटिंग फोर्स हम जिसे कहते हैं, तो जिस तरह से टेंसाइल फोर्स के कारण टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, उसी तरह अगर कहीं पे शेयर फोर्स लगता है तो शेयर फोर्स के कारण जनरेट होते हैं शेयर स्ट्रेसेस। क्या जनरेट होते हैं, शेयर स्ट्रेसेस। तो उन स्ट्रेसेस को कैरी करने का काम भी आपके रेनफोर्समेंट करते हैं। मतलब टू रेजिस्ट द shear stresses, to resist the shear stresses। और क्या है यहाँ पे, ये हुआ आपका फोर्थ। अब आपका जो स्टील है वो कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल या डक्टाइल? कौन सा मटेरियल है वो है आपका डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल होने के कारण अगर मैं इसे कंक्रीट में प्रोवाइड कर रहा हूं, किसी कंक्रीट सेक्शन में इसे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उस सेक्शन को ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देता है। डक्टिलिटी, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल क्या है, अगर मैं किसी बॉडी पर क्या करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, तो वो ब्रेक होने से पहले, फेल होने से पहले डिफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस शो करता है। तो मतलब अगर मैं इसे कंक्रीट में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये डक्टिलिटी शो करेगा। डक्टिलिटी शो करेगा मतलब फेल होने से पहले क्या होगा, इसमें चेंजेस आएंगे। कंक्रीट की तरह डायरेक्टली फेल नहीं होगा। मतलब हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि जो आपका स्टील है वो डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको, मेंबर को। इट प्रोवाइड डक्टिलिटी। क्यों, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है, डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड डक्टिलिटी टू द सेक्शन या फिर मेंबर को क्या करता है, डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अब डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है मतलब हमें इससे क्या फायदा होता है, भाई ये डक्टिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे होगा क्या, समझो एक मेरे पास क्या है, 1 मीटर का स्टील का रॉड है जिसका डायमीटर है समझो 10 mm। स्टील का एक रॉड है मेरे पास जिसकी लेंथ है 1 मीटर और जिसका डाया है 10 mm। मैंने क्या किया, उसको इस तरह से किसी टेबल पर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैंने 1 मीटर का रॉड टेबल पर प्लेस किया और मैंने कहा आओ भाई और इस पर खड़ा हो जाओ। क्या कहा, आओ भाई इस पर खड़ा हो जाओ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको खड़ा होने के लिए कहा और इसी के साथ में क्या करता हूँ और एक रॉड लेता हूँ जो होगा आपका कंक्रीट का रॉड होगा जिसकी लेंथ होगी 1 मीटर और जिसका डाया भी क्या होगा समझो 10 mm। अब मैं क्या कहूँगा, आप आइए और इस पर खड़ा हो जाइए। अब ये यहाँ पे है आपका स्टील का रॉड और यहाँ पे है आपका कंक्रीट का रॉड। कंक्रीट जो है आपका ब्रिटल मटेरियल और ये जो है आपका डक्टाइल मटेरियल, जो स्टील है डक्टाइल मटेरियल। अब आए आप समझो आए और कंक्रीट पर खड़े हुए। क्या हुए, कंक्रीट पर खड़े हुए। जैसे ही आप इस रॉड पर खड़े होंगे तो ये रॉड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा विदाउट वार्निंग। ये आपको वार्निंग नहीं देगा, जैसे ही आप खड़े होंगे ये रॉड ब्रेक हो जाएगा और आप गिर जाओगे। तो यहाँ पे आपको वार्निंग नहीं मिली। मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपका स्टील रॉड है, अगर आप आए आप इस पर खड़े हो गए तो होगा क्या, जैसे ही आप खड़े होंगे तो ये बेंडिंग स्टार्ट करेगा। मतलब ये जो रॉड है ये इस तरह से बेंडिंग स्टार्ट करेगा और इस तरह से बेंड होने लगेगा मतलब ये आपको वार्निंग देगा। जैसे ही आप खड़े हुए थोड़ा सा बेंड हुआ,
मतलब ये अब वार्निंग दे रहा है आपको, वार्निंग दे रहा है मतलब बता रहा है भाई मैं बेंड हो रहा हूं, बेंड होते होते मैं फेल हो जाऊंगा, मतलब ये आपको वार्निंग दे रहा है कि अब भाई उतर जा वरना गिर जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्टील के रिगार्डिंग वार्निंग मिलती है फेल्यूर से पहले, फेल होने से पहले बेंडिंग के फॉर्म में हमें वार्निंग दे रहा है, जैसे कि कंक्रीट ने नहीं दी थी। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो फंक्शन है आपका स्टील का रेनफोर्समेंट का ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्या, इट गिव्स वार्निंग बिफोर फेल्यूर, फेल होने से पहले, आपको गिराने से पहले इसने वार्निंग दी थी कि भाई मैं बेंड हो रहा हूं, उतर जा। नहीं सुना, गिर गया ना। यही होता है आपका जो स्टील है, क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। सर यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है भाई फेल हो रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमें क्या शो करता है, ये प्रैक्टिकली हमें ये शो करता है, आपने देखा था यहाँ पे मैंने बीम निकाला था और बीम की बेंडिंग की थी, राइट। अगर वहां पे कंक्रीट है, जैसे ही बीम पर ज्यादा लोड आएगा तो बीम वो डायरेक्टली फेल हो जाएगा विदाउट वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि वो तो ब्रिटल मटेरियल है, वार्निंग नहीं देता है। इसलिए जैसे ही उस पर ज्यादा लोड अप्लाई होगा वो फेल हो जाएगा और आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है। अगर मैं उसमें स्टील प्रोवाइड कर रहा हूं, स्टील प्रोवाइड करने से होगा क्या, वो क्या होगा, वो बेंड होगा। जैसे ही उस पर ज्यादा लोड आता है तो आपका जो बीम है वो बेंडिंग शो करेगा, डिफॉर्मेशन शो करेगा। बहुत ही स्मॉल होता है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां पे बेंडिंग होती है। तो जैसे ही बेंडिंग होती है तो आपको समझ में आता है कि भाई ये बीम अब क्या होने वाला है, फेल होने वाला है, यहाँ पे बेंडिंग होने वाली है ज्यादा, तो ये बीम फेल हो जाएगा। तो या तो आप रेक्टिफाई करेंगे या फिर उसको रिप्लेस करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं, स्टील वार्निंग देता है, मतलब ये जो बीम जो है आपका फेल होने से पहले बेंडिंग शो करेगा, यही इसका मतलब हुआ। और यही आपके जो है फंक्शन हुए। यहाँ पे मैंने 2 स्टार मार्क किया है, 2 स्टार मार्क किया है, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे आपको स्टार नजर आएंगे समझो वो आपके लिए क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में 17 में एंड 18 में पूछा गया है। हो सकता है आपको आगे भी पूछा जाए। जहां जहां भी आपको स्टार दिखाई देंगे, कहीं पे 3 स्टार 4 स्टार और जहां पे आपको 5 स्टार दिखाई दे, समझो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आपको करना ही करना है। तो ये हुए आपके फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। थैंक्स।